नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। 3 जनवरी 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सीडीपी का और ईवीएस का भी हो चुका है। तो आज जो है जो बचे हुए क्वेश्चंस है सीडीपी से संबंधित उस पेपर का हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने पिछले वीडियो में किया था और 3 जनवरी 2022 का ये पेपर है जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ये सभी वीडियोस जो है जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है? तो देखिए, शिक्षिका क्या कर रही है कि जो भी सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उससे पूरा जल्दी वो पूरा करना चाहती है। इसके लिए वो क्या कर रही है कि जो भी बच्चे जो हैं उत्तर दे सकते हैं उनसे ही बस प्रश्न पूछकर वो क्या कर रही है कि पाठ को अब दूसरे पाठ पे चली जा रही है, यानी कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में देखिए, शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य जो है क्या न्यायोचित है या नहीं है, या क्या इससे प्रभाव पड़ेगा अनेक अदर जो बच्चे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसमें देखनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, बल्कि ये जो है बच्चों के साथ अन्याय हो गया कि आप जो है कुछ ही बच्चों से प्रश्न बार बार पूछ रही है और बच्चों को अवसर वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो जाता है। और देखते हैं, यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, बिल्कुल भी नहीं, यह नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कराना, बिल्कुल सही। बच्चों को जो है, सभी बच्चों को जो है समान अवसर मिलना चाहिए कि वे जो है पाठ को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, उनसे भी प्रश्न जो है किया जाना चाहिए। शिक्षक को जो है सभी बच्चों से प्रश्न करना चाहिए, ना कि बस कुछ ही गिने चुने बच्चों से प्रश्न करके आप पाठ को आगे बढ़ाने के क्रम में लग जाए, तो ये गलत होती है। और ऐसा करके जो है वो क्या कर रही है कि विद्यार्थियों का जो समान अवसर की उपलब्धता है उससे जो है उन्हें वंचित कर रही है। और देखिए ऑप्शन 4 है, सभी विद्यार्थियों के समान अवसर को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चों को तो अवसर ही नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है यह। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, गुणज वैफल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए, गुणज वैफल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? गुणज वैफल्य यानी कि गुणज में जो है उन्हें कठिनाई आती है जो बच्चे को, उन्हें जो है निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यता निश्चित करना, नहीं, ऐसा करने से तो उन्हें और उनकी और कठिनाई बढ़ जाएगी, ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को दृश्य से आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना, ये सही ऑप्शन हो सकता है। और भी देख लेते हैं, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ ढकने करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, नहीं, इससे और कठिनाई बढ़ जाएगी। विद्यार्थी का अधिगम में आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना, ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड ही हो जाएगा। जिन्हें जो है गुण से संबंधी कठिनाई आती है उनके लिए जो है कैलकुलेटर उपलब्ध कराना और भी गणित संबंधी जो भी उनके लिए आवश्यकताओं की चीजें हैं वो सब उपलब्ध करा दिया जाए, तो वे जो है आसानी से इसे कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? कौन सी सामग्री जो है लाभदायक नहीं होगी? तो देखिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो जो है या तो अपने आंखों से कम देख पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए जो है कौन सा जो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा उनके लिए उपयुक्त होगा, कौन सा जो है उपयुक्त लाभदायक नहीं होगा, जो नहीं होगा वो आपका इसमें बतानी है। तो स्पर्शिक ग्लोब, स्पर्श करके जो है वो ग्लोब के बारे में जान सकते हैं, जो मानचित्र है उसके बारे में जान सकते हैं, तो ये तो उनके लिए फायदेमंद होगी। छोटे अक्षर वाली पुस्तकें, ये उनको बहुत कठिनाई होगी। जो प्रिंटेड पुस्तकें होती है, प्रिंटेड मटेरियल्स होती है या जो विजुअल दिखाए जाते हैं कोई भी चीजें हैं, तो इस उन्हें जो है इस तरह की चीजों से परेशानी होती है, वो नहीं पढ़ पाते हैं। छोटी अक्षर वाली होगी तो उन्हें
थोड़ा बहुत भी दिखाई देती होगी तो छोटे अक्षर देखने में उन्हें और परेशानी होगी, तो ये उनके लिए उपयुक्त तो नहीं है, लाभदायक नहीं है। ठीक है, और देखिए दृष्ट पट पठन सॉफ्टवेयर, यानी कि ये जो है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसे कहा जा रहा है, तो ये जो है उनके लिए लाभदायक है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें से तो वो उन्हें बहुत ही आसान हो जाएगी। ब्रेल लिपि के द्वारा जो है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उन्हें जो है पढ़ने में आसानी होती है। वो उसमें जो है 6 डॉट्स होती है, उसे जो है वो लेटर्स को समझ पाते हैं और आसानी से जो है वो पढ़ पाएंगे। तो ब्रेल लिपि वाली पुस्तक उनके लिए लाभदायक होगी। दृष्टिपट पठन सॉफ्टवेयर यानी कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जो स्क्रीन को पढ़ सके वैसा सॉफ्टवेयर, तो सुनकर जो है अच्छे से समझ पाएंगे। और स्पर्शिक ग्लोब होगा तो छूकर जो है ग्लोब को समझ सकते हैं। तो तीनों लाभदायक है, लेकिन छोटे अक्षर वाली पुस्तकें जो है उन्हें देखने में परेशानी होगी, ये उनके लिए उपयुक्त नहीं है, लाभदायक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। तो देखिए भाषा पढ़ाने के दौरान जो है शिक्षक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करानी चाहिए। तो देखिए तर्क क्या दिया गया है, क्यों उपलब्ध करानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। बिल्कुल सही। तो देखिए यदि शिक्षिका जो है वे लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध कराती हैं, तो जो ऑडियो बुक्स होती हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, तो ये जो जो बच्चे होते हैं जो पठन विकारों से जूझते हैं, यानी कि जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है, उन बच्चों के लिए बहुत ही मददगार होगा। बिल्कुल सही दिया गया है, कथन भी सही है और कारण भी सही दिया गया है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो जो है सोचते हैं और बहुत किसी चीज के अनेक समाधानों को सोच सकते हैं। वो जो है अपसारी चिंतन करते हैं, एक ही समस्या के अनेक हल वो ढूंढते हैं और विभिन्न खोज वो करते हैं, अन्वेषण करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो सृजनात्मक बालक में कौन से गुण मौजूद होंगे, कौन कौन से गुण मौजूद होंगे देख लेते हैं। अपसारी चिंतन, बिल्कुल सही, वे जो है अपसारी चिंतन करते हैं। अभिसारी चिंतन नहीं होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता, बिल्कुल सही, वो जो है इमेजिन कर सकते हैं, अमूर्त रूप से वो चिंतन कर सकते हैं, उनमें यह योग्यता पाई जाती है। नवीन महत्वपूर्ण उत्पादों की योग्यता, बिल्कुल सही। तो देखिए यहाँ पे अभिसारी चिंतन वो नहीं करते जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, बल्कि वे जो है अपसारी चिंतन करते हैं। तो करेक्ट इसमें हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 3 में दिया गया है, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं। कथन देख लेते हैं, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए क्यों प्रयोग करना चाहिए, कक्षा में मूल्यांकन के लिए जो है विविध विधियों का यानी कि अनेक विधियों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षाओं के द्वारा सही और पूर्ण रूप नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे देखिए पेपर और पेंसिल परीक्षा के द्वारा जो है सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और इसीलिए जो है क्या करना चाहिए कि मूल्यांकन जो है विविध विधियों को प्रयोग करके करना चाहिए। तो कथन और कारण जो है दोनों इसमें सही दिए गए हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मूल्यांकन के लिए जो है शिक्षकों को अनेक विधियों को प्रयोग करके मूल्यांकन करना चाहिए, न कि सिर्फ पेपर और पेंसिल परीक्षण के द्वारा जो है मूल्यांकन को निर्धारित कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं और आर ए क्या सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम को इस्तेमाल कर रही है।
तो देखिए क्या कर रही है यहाँ पे अध्यापिका कि जो कोई भी संप्रदाय पढ़ाने के लिए जो है वो अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित कर रही है। तो इसमें जो है किस क्रिया को अध्यापिका इस अधिगम के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो आपके ऑप्शन है निगमनात्मक, आगमनात्मक, अनुकरणात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक। तो ये जो है निगमनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं कर रही है, आगमनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आगमनात्मक अभिगम को जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अनुकरण वो नहीं कर रही, प्रतिस्पर्धा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा नियमन में विद्यार्थियों की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए सहकारिता या सहभागिता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। स्वयं ही कठोर और अटल नियमों का निर्धारण करना नहीं। देखिए कक्षा का नियम बनाने के लिए जो है शिक्षक खुद से ही जो है अपने नियम बना ले और कठोर नियम को निर्धारण कर ले, तो ये गलत होती है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार के बारे में अभिभावकों से बार बार अभिभावक से शिकायत करने से क्या होगा कि बच्चे पर जो है बुरा असर पड़ता है इसका। अभिभावकों से जो है कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए एक टीचर को, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो है उन पर और माता पिता उनके प्रेशर डालते हैं, उन्हें जो है एक ही चीज को बार बार बोला जाता है कि ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, तो इससे जो है बच्चे जो है बहुत सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे जो है इसीलिए किसी भी शिक्षक को कभी भी उनका अभिभावक को जो है कंप्लेन नहीं करना चाहिए। यदि कोई गलती है तो वो जो है खुद से शिक्षक और विद्यार्थियों के द्वारा जो है उसे विद्यार्थियों में इन्वॉल्व करा के उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थियों को वत्सरना, बिल्कुल भी ये भी गलत है, ठीक है। और देख लेते हैं मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता, बिल्कुल सही। देखिए कोई भी नियम बनानी है कक्षा के लिए तो उसमें जो है विद्यार्थियों की सहभागिता होना चाहिए, क्योंकि वे जो है अच्छे से जानते हैं कक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या किस तरह से जो है कक्षा को अनुशासित बनाया जा सकता है, किस तरह से जो है अधिगम किया जा सकता है, किन नियमों के साथ जो है उन्हें कठिनाई आएगी नहीं आएगी। वे बच्चे जो है अधिक अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्हें जो है उनकी सहभागिता जो है मोस्ट है, ठीक है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए भी, यदि आप जो है सीटेट का तैयारी करते हैं तो आपको आगे जो है आगे की आपकी जो प्रक्रिया होगी एक शिक्षक बनने के लिए वो है बीपीएससी टीआरई। तो बीपीएससी टीआरई के लिए जो है आपने तैयारी शुरू कर दी होगी जहां तक मुझे उम्मीद है, लेकिन अभी तक आपने यदि नहीं तैयारी शुरू की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उसका जो है सिलेबस बहुत है। ऐसे में जो है आप अचानक से चाहेंगे कि कुछ दिन में मैं पढ़ के एग्जाम क्रैक कर लूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो है चैनल पर अभी लूसेंट का रिवीजन कराया जा रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। ये जो है यदि आप सिर्फ बीपीएससी टीआरई ही नहीं बल्कि किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, या बैंकिंग हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए लूसेंट बुक को कवर कर लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस चैनल पर जो है ये सभी लूसेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कवर कराया जा रहा है। अभी हम हिस्ट्री का जो है शुरू कर दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से हम शुरू कर दिए हैं और वीडियो जो है बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं। तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम्स नामक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप भी जरूर देख लें। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आपकी परीक्षा के लिए। यदि आप कोई का परीक्षा इधर ही है, कोई भी परीक्षा है, तो उसके पहले यदि आप उन वीडियोज को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लें। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। तो देखिए बच्चों के लिए जो है कहाँ कहाँ पर अधिगम हो पाते हैं, आपके ऑप्शंस हैं खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष। तो देखिए बच्चे जो है, मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे के सीखने में जो है हर
हर एक चीज का उस पे प्रभाव पड़ता है, उसका वातावरण, उसका परिवार, उसका समाज, उसका विद्यालय, हर जगह जो है से जो है वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और उसे जो है वो जो है अंतःक्रिया कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट पूछा गया है कि बच्चे का अधिगम कहाँ-कहाँ हो पाता है? तो खेल-कूद से हो पाता है, घर से भी होता है और कक्षा-कक्ष से भी होता है। तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं। बच्चे जो है खेलने के दौरान एक-दूसरे से बात करते हैं, एक-दूसरे से खेल के नियमों के बारे में चर्चा करते हैं या और भी कुछ मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे भी वो अधिगम कर रहा होता है। घर पे परिवार के सदस्यों के साथ जब वो बैठता है या कोई भी कार्य करता है, खाता है, पीता है या पढ़ाई-लिखाई करता है, कोई भी कार्य करता है, तो उस दौरान वो कुछ न कुछ सीख रहा होता है। एज़ अ पेरेंट्स जो है पेरेंट्स जो है उन्हें बहुत कुछ सिखाते हैं, किस तरह से रहना है, किस तरह से डेली का जो रूटीन होता है, किस तरह से स्कूल समय पर जाना होता है, सब कुछ जो है घर के सदस्य सिखाते हैं और वो अपने दोस्तों से भी सीखता है, खेल-कूद के दौरान भी सीखता है और कक्षा कक्ष में जब बच्चे जो है एक-दूसरे से इंटरैक्ट करके सीख रहे होते हैं, उस दौरान भी वो बहुत कुछ सीखता है। तो तीनों जो है इसमें सही हो जाएगा, खेल-कूद, घर, कक्षा कक्ष, ठीक है? यहाँ तीनों जगह जो है वो उसका अधिगम हो पा रहा है, ठीक है? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि प्रभावशाली नहीं है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए समस्या समाधान कौशल की यहाँ पे बात हो रही है, तो कोई भी समस्या समाधान के लिए जो है उस मुद्दे पर यदि चर्चा किया जाए और छात्रों को जो है उसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो ये तो प्रभावशाली तरीका होगा, ठीक है? और देखिए समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। यदि बच्चे जो है जो भी उनके मन में आ रही है उसके प्रति, जो समस्या का हल करने के प्रति, तो वो अपने विचार रखते हैं, एक दूसरे से इसके बारे में बात करते हैं, तो इससे जो है उनकी समस्या समाधान की कौशल विकास होती है। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना। यदि विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान किया जाता है बच्चों को, तो वो और आसानी से समस्या का खोज कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, समाधान का खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रभावशाली तरीका है। इसमें लेकिन आपसे पूछा गया है कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है, ठीक है? तो देखिए हर समस्या के लिए एक ही जैसा पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। देखिए हर समस्या के लिए जो है आप एक ही प्रक्रिया को अपना रहे हैं बार-बार, तो इससे जो है बच्चों में जो है समस्या समाधान की कौशल का विकास नहीं होगा। तो ये तरीका प्रभावशाली नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें यही हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके, कभी भी नहीं रहे ऑप्शन में तो आप नेगेटिव ऑप्शन ही ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, वही सही होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा का यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं? नहीं, संरचनावादी कक्षा में जो है बच्चे सक्रिय होते हैं, निष्क्रिय नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने पर अधिक महत्व दिया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। पाठ्य पुस्तक को याद करने पर महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि जो है पाठ्य पुस्तक या उन्हें जो है भ्रमण के द्वारा अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनके अंदर जो भी जिज्ञासा है उसकी पूर्ति करने की प्रयास की जाती है, ना कि उन्हें याद कराने की। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, बिल्कुल। अभी भी मैंने आपको बताया कि प्रश्न पूछने के लिए जो है प्रोत्साहित किया किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। बच्चे का जो अनुभव है उसे जो है उसका उपयोग जो है नए ज्ञान की रचना के लिए जो है संरचनावादी कक्षा में किया जाता है। ये जो है इसका एक अभिलक्षण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो भी बच्चे का अनुभव है, जो भी उन्होंने अभी तक सीख रखा है, उसी को जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है, वास्तविक जीवन का जो अनुभव होते हैं उसको जोड़कर नए ज्ञान की जब रचना किया जाता है, तो ये जो है होती है संरचनावादी कक्षा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? तो देखिए अवरोधक कौन कौन से हैं? त्रुटियां अधिगम का
की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ये जो है अवरोधक नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तो उसमें भी वो सीख रहे होते हैं, और उनका कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं इसको शिक्षक को पता लगाने की आवश्यकता होती है, और उनको जो है सुधार करने के लिए बताना होता है, न कि वो त्रुटियां कर रहे हैं तो उन्हें डांटे, उन्हें जो है फिर से करने के लिए नहीं मौका दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है अवरोधक नहीं है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। लज्जाजनक कार्य बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया कि ये जो है सबसे होती है, गलती से ही इंसान सीखते हैं, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी आदमी हो, कितने भी बड़े हो, बहुत बार जो है गलतियां करके ही लोग सीखते हैं, और ठोकर खाने के पश्चात ही जो लोगों में बुद्धि आती है, ठीक है। तो गलत जो है सब कोई करता है, गलती सब कोई करता है, ठीक है। तो इसमें जो है लज्जाजनक कार्य का बात हो रही है, तो लज्जाजनक कार्य यह नहीं होता है। तो यही अधिगम के लिए जो अवरोधक है, कि इसमें जो है कहा गया है कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना लज्जाजनक कार्य है। ऑप्शन सेकंड ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा की बात नहीं हो रही है, बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, माफ कीजिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अरमान विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। विभिन्न स्रोत का जो है वो क्या कर रहा है, सहायता ले रहा है। तो ये जो है क्या बाह्य अभिप्रेरणा है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। नकद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्व संतोष के लिए, देखिए यहाँ पे स्व संतोष की बात हो रही है, तो बाह्य प्रेरणा नहीं हो सकती है। अपने से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती हैं, फीडबैक लेती हैं, ठीक है। तो खुद के संतोष के लिए तो वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। वो भी अपना जो है व्यक्तिगत अभिरुचि, वो जो है इंटरनली उस चीज पर इंटरेस्टेड है, उसमें जो है अभिरुचि है, और वो अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाह रहा है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इसमें देखते हैं, नकद इनाम पाने हेतु, देखिए तो कोई पुरस्कार पाने के लिए, पैसा पाने के लिए जो है, यदि कोई बच्चा जो है, यहाँ पे जैसे कि नाम दिया गया है रेयान, रेयान का एग्जाम्पल दिया गया है, तो वो जो है क्या करता है, एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों को खोज करता है, ना कि वो यही जो है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि वो जो है बस उसका मेन मोटिव जो है वो है नकद पाना, पैसा पाना, इसी के लिए जो है वो खोज कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये जो है उसका वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, यानी कि बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड ही इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो देखिए, कोविड-19 महामारी जो आई थी, कोरोना, इस दौरान जो है ऑनलाइन क्लासेस चलते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था विद्यार्थियों में, इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था बच्चों में, ठीक है। तो बच्चे जो है डिप्रेशन में आ गए थे, और एक डर भय सबके अंदर था कि कहीं मेरे फैमिली में भी किसी को कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए। इस प्रकार के तनाव से जो है हर कोई गुजर रहा था, इस महामारी से जो है हर कोई डरा हुआ था। तो ऐसे में देखिए, तो विद्यार्थियों के प्रदर्शन को जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। बिल्कुल सही बात है, कोविड-19 ने जो है नकारात्मक रूप से इसे प्रभावित किया था। और यहाँ पे देखिए किस संबंध को स्पष्ट करता है, आपको इसमें बतानी है। आपके ऑप्शन है प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवांशिकता और निष्पादन, आनुवांशिकता और वातावरण। तो देखिए, ये जो है संज्ञान और संवेग के संबंध को स्पष्ट करता है कि जो दिमाग जो है वो इमोशनल से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी इंसान का जो है इमोशन है, वो जो है, यदि इमोशनली जो है आप फिट है, आपके अंदर कोई डर भय नहीं है, तो आप जो है कोई भी काम खुलकर कर पाते हैं, कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। ये जो है इस प्रकार के संबंध को जो है दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, संज्ञान और संवेग। ओके, देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है
देखिए ऑप्शंस हैं शिक्षक निर्देशित, सहपाठियों द्वारा निर्देशित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, स्वनिर्देशित। तो अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वो मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है 22 जनवरी का 22 माफ कीजिएगा 2022 का जो 3 जनवरी का पेपर था उसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो 2022 का पेपर है उसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।